हेलो दोस्तों, केबी पोल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़। और ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर फर्स्ट है उससे करवा रहे हैं हम। इससे पहले हम शीत युद्ध के दौर के 2 पार्ट्स जो वीडियो के हैं वो अपलोड कर चुके हैं, और ये जो पार्ट है ये 3rd पार्ट है, और जिसमें हम जो पहले कवर कर चुके हैं उससे आगे अब कवर करेंगे, यानी कि 35 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके थे। अब इसमें हम करने वाले हैं 36 से, यानी कि 36 से हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 36 जो है वो है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत कौन सा है? तो ध्यान से सुनना है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके साथी सदस्य देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के जो पिछलग्गू देश थे और ये दोनों महाशक्ति थी, इनके बीच में एक कंपटीशन था, एक प्रतिस्पर्धा थी। ये बिल्कुल सही है और हमें निकालना है गलत। तो ये क्या है, का तो सही निकला। और ये महाशक्ति के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ये महाशक्ति के बीच में क्या था, एक विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। ये भी सही है क्योंकि उनके बीच में साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा का बीच में क्या था, संघर्ष था। तो ये भी सही है। ऑप्शन है हमारा, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। ये भी सही है क्योंकि शीत युद्ध ने ही क्या करा था, हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब ऑप्शन है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। अमेरिका सोवियत संघ धीरे धीरे क्या होते थे, विचारधाराओं को लेकर संघर्ष था, उनके तनाव बनने लगे, यही एक संघर्ष था, शीत युद्ध था, बल्कि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। तो ये कथन क्या है, शीत युद्ध के बारे में गलत है, वाला। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? वो कौन सा कथन है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य है उसके समर्थन नहीं देता है या उस पर प्रकाश नहीं डालता, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है? तो देखो, है उपनिवेश से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। बिल्कुल, गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये उद्देश्य था कि भाई जो उपनिवेशवाद से जितने भी नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं उनको क्या करना है, स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना है, कि उनको सपोर्ट करना है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं। और हमारा जो ऑप्शन था वो था कि जो ऑप्शन था, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। बिल्कुल, गुट निरपेक्षता के देशों ने क्या कर रखा था, ये नीति एक उद्देश्य बना रखा था कि हम किसी भी एक संगठन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। ऑप्शन था, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ठीक है, तो वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना ये इनका उद्देश्य नहीं था। ये क्या कर रहे थे, युद्ध, तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में ना शामिल होना, बल्कि ये जो देश थे अमेरिका सोवियत गुट निरपेक्षता के जो देश थे वो तटस्थता की नीति नहीं अपनाते थे, बल्कि वो बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। भारत का ही देखो, भारत ने क्या करा था 1956 में जो कोरिया संकट था उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, प्रकाश नहीं डालता है गुट निरपेक्षता के आंदोलन के उद्देश्य पर। कौन सा, वाला। और अब देख लेते हैं, भी देख लेते हैं, देख लेते हैं। वैश्विक आर्थिक समानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो असमानता है उसको खत्म करने की बात करता है। तो ये क्या है, ये भी नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है हमारा, ये भी सही है, भी सही है, भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है ये? तो यही क्या है, राइट आंसर है, जो कि क्या नहीं करता है, गुट निरपेक्षता के आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। अब बात करते हैं हम 38 क्वेश्चन नंबर 38 की। तो नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठन की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए। मतलब जो महाशक्ति है ना, उनकी जो सैन्य संगठन थे ना, नाटो, सीटो, सेंटो, उनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो उनको आपको सही और गलत बताना है कि कौन सी विशेषता गलत है, कौन सी सही है। ठीक है। जो सैन्य संगठन मतलब जो उनके पिछलग्गू देश थे, जैसे नाटो में, वार्सा में शामिल थे, उनके बारे में। तो देखो, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भूक्षेत्र में महाशक्तियों को सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। जो पिछलग्गू देश थे, मतलब सदस्य देश थे, उनको क्या था, उनके लिए ये जरूरी था कि वो अपनी महाशक्तियों को क्या करें, सैन्य ठिकानों के लिए स्थान दे, जगह दें। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये जरूरी था कि वो अपने जो महाशक्ति है, उनके जो गुट की महाशक्ति है, उसको वो क्या करेंगे, स्थान देंगे सैन्य अड्डे के लिए। ठीक है। और ऑप्शन, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तर पर महाशक्तियों का समर्थन करना पड़ेगा। और जो सदस्य देश हैं, जो शामिल हैं, पिछलग्गू देश हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, महाशक्तियों की विचारधारा और उनकी रणनीति दोनों स्तर पर उनको क्या करना पड़ेगा, समर्थन देना होगा। ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो इसे सभी सदस्य देश पर आक्रमण समझा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे नाटो का नहीं था, नाटो का यही उद्देश्य था कि अगर नाटो के किसी भी देश पर पूर्वी गुट के द्वारा
पूर्वी गुट के द्वारा हमला किया जाता है तो वो पश्चिमी देश क्या करेंगे, उस हमले को सभी के सभी मानेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये भी क्या है, हमारा गा वाला ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि सही है। और गा की बात करें तो महाशक्ति सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती हैं। जो महाशक्ति है वो क्या करती हैं, सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती हैं। तो ये मेरे ख्याल से गलत है। महाशक्ति सभी सदस्य देशों को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद तो नहीं करती, मतलब मदद करती हैं। तो ये भी सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान था क्या, कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था। तो अपने सदस्य देशों को क्या करना चाहते थे, वो परमाणु हथियार को विकसित करना चाहते थे दूसरे पर दबाव बनाने के लिए। तो ये भी आपका क्या है, ठीक है। अब देखेंगे 39वां क्वेश्चन, यानी कि 39 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 39 देखेंगे तो नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है और प्रत्येक के सामने लिखिए कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। तो देखो का, अब आपको बताना कि जो पोलैंड है वो किस गुट से जुड़ा था। और आपको पता है पूरी दुनिया कितने, पहले तो पूरी दुनिया जो थी शीत युद्ध के दौरान 2 गुटों में बटी थी, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, ठीक है गाइस। और पूर्वी गुट यानी कि ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी, तो इन 2 ब्लॉक में बटी थी, ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक, यानी कि पूर्वी गुट पश्चिमी गुट। और तीसरी दुनिया जो थी वो थी गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगर आप चाहो तो आप ये कमेंट कर सकते हो कि यार अगर आपको नहीं आता है, पहले कमेंट करके बताओ किस किस को नहीं आता है जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं ना जैसे पूर्वी गुट में कौन कौन से देश शामिल थे वो बता सकता हूँ वर्ल्ड के मैप में, और पश्चिमी गुट में कौन कौन से देश शामिल थे वो भी बता दूंगा। और जो थर्ड है कि तीसरी दुनिया में कौन कौन से गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन से देश शामिल थे, तो ये चीज भी मैं आपको ये सारा भी डाउट क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा एक वीडियो बनाकर, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और नेक्स्ट चीज है, मैं एक और सोच रहा था कि जो INPT और मैंने साल्ट और स्टार्ट और CTBT LTBT करवाए हैं, ये जो परमाणु संधि थी, इनको भी मैं सोच रहा था एक वीडियो में स्पेशली उसके बारे में डिटेल पूरा एक्सप्लेन करूं, डिटेल में बताऊं, ताकि आप उसको हेल्पफुल हो सके, क्योंकि उनमें से भी आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं उसको भी एक बार क्लियर करना चाहता था, तो उसके भी देखो वीडियो बनाता हूँ, लाता हूँ। यार टाइम बहुत लगता है PPT बनाने में, तो इसलिए थोड़ा देरी हो रही है। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे कवर करवा दूंगा। तो गाइज नीचे कुछ दी गई सूची दी गई है और प्रत्येक के सामने लिखिए कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट में शामिल थे। तो पोलैंड देखो यहाँ पे आंसर भी मैंने लिख रखा है। पोलैंड जो था सोवियत गुट में था, यानी कि पूर्वी गुट में था। अब खा जो फ्रांस था वो किस में शामिल था, ये अमेरिका गुट में यानी कि पश्चिमी गठबंधन में शामिल था। जापान हमारा क्या था, वो भी किस में शामिल था, अमेरिका यानी कि पश्चिमी गुट में शामिल था, अमेरिका गुट में। नाइजीरिया हमारा गुट निरपेक्ष देश में शामिल था, यानी कि तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल था। और उत्तरी कोरिया जो हमारा था वो सोवियत संघ गुट में शामिल था, यानी कि पूर्वी गुट में। और श्रीलंका गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो ये देश इन गुटों से शामिल थे। अब निम्नलिखित घटनाओं को क्रम अनुसार लिखिए। अब इसमें क्या करना है, आपको जो घटनाएं हैं उनको क्रम अनुसार लिखना है कि नाटो की स्थापना कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध तो कब हुआ, तो इसमें से कौन सी घटना पहले हुई, मतलब क्रम अनुसार, ये डेट वाइज डेट। अब देखो नाटो कब हुआ था, 1949 में, है ना गाइस। और ये हुआ था 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। और हिरोशिमा पर कब बम गिराए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी पर अगस्त 1945 में। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था 1961 में। वार्सा संधि हुई थी 1955 में। तो आपको क्रम अनुसार लिखना है। तो भैया पहले क्या आएगा, प्रथम विश्व युद्ध आएगा। दूसरा क्या होगा, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए। और तीसरा आएगा नाटो की स्थापना। फिर आएगा अपना वार्सा संधि 1955। और पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो सम्मेलन था वो आएगा 1961, यानी कि सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी पर बम, परमाणु बम, नाटो की स्थापना, वार्सा संधि, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। तो इस तरीके से आपको करना था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलान करना है। जोसेफ ब्रोज टीटो, अब ये सारे क्या है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना उसके संस्थापक देश हैं जिन्होंने नींव रखी थी। तो इसमें जोसेफ ब्रोज टीटो हैं। तो भाई आपको बताना है कि जोसेफ ब्रोज टीटो किस देश के नेता थे। तो जोसेफ ब्रोज टीटो जो थे आपके वो यूगोस्लाविया से थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू आपके किससे थे, भारत से। और गमाल अब्दुल नासिर, ये मैंने धमाल अब्दुल नासिर लिखा है, वाह भाई वाह, गमाल अब्दुल नासिर था। तो गमाल अब्दुल नासिर जो हमारे थे वो मिस्र से थे। और सुकर्णो ये हमारे थे इंडोनेशिया से। और बामे एनक्रुमा हमारे थे घाना से। तो यहाँ पे आपको ये गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे, नींव डालने वाले, और संस्थापक देश कौन से थे। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है प्लीज़, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के समिट, पहला समिट कब हुआ और लास्ट का समिट कब हुआ, ये आपको बताना है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी प्रश्न नंबर 42। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1956 की सफल बैठक जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में हुई थी शामिल नहीं था? तो इसमें से आपको यह बताना है गाइस, कौन सा नेता था जो सफल बैठक में शामिल नहीं था गुट निरपेक्षता की 1956 में हुई थी? तो का है जवाहरलाल नेहरू, खा है राजेंद्र प्रसाद, गा है गमाल अब्दुल नासिर और गा है जोसेफ ब्रॉज टिटो। तो इसमें से राजेंद्र प्रसाद आपके शामिल नहीं हुए थे। ये क्या थे? इंडिया के प्रेसिडेंट थे पहले, यानी कि पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है गाइस, तो ये ऑप्शन कौन सा खा हमारा सही है, राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। अब यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 43। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? यार ये फिर अगेन मैंने इसको रिपीट कर दिया, तो ये आपको नहीं, ये दोबारा रिपीट हो गया। तो इसमें मैंने भी बताया था कि जो गा है वो क्या नहीं करता है, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये प्रकाश नहीं डालता है, ये उनके उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब आते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, ये बताना है। तो 1956 में, का ऑप्शन है 1952, 1954, खा और गा है 1958। तो राइट ऑप्शन है 1956 में। वार्सा पैक्ट निम्नलिखित में से किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? मतलब वार्सा पैक्ट पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? का भारत, खा सोवियत संघ और गा पोलैंड और गा पूर्वी जर्मनी। अगर कोई थोड़ा दिमाग लगाता है तो वो आसानी से उसको आंसर दे सकता था, क्योंकि भारत तो गुट निरपेक्षता का देश था, वो वार्सा पैक्ट में। और वार्सा पैक्ट क्या है? पूर्वी गुट का संगठन है ना, पूर्वी गुट का क्या है? सैन्य संगठन है। तो इसमें क्या है? सोवियत संघ ये भी है, पूर्वी जर्मनी भी सोवियत संघ में शामिल था, यानी पूर्वी गुट में पोलैंड भी था। तो भारत नहीं था, तो भारत ने क्या करे? नहीं, हस्ताक्षर नहीं किए। तो जाहिर सी बात, ये बहुत सिंपल था और ये आपको बहुत आसानी से कर सकते थे। सोवियत संघ ने कब हंगरी में हस्तक्षेप किया? अब आपको बताना है कि सोवियत संघ ने कब हंगरी में हस्तक्षेप किया, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप किया था? तो आपका पहला का ऑप्शन है 1955, खा है 1956 और गा है 1960 और गा है 1954। तो राइट ऑप्शन आपका है बी, यानी कि खा। तो खा क्या है? 1956, ये आपका राइट ऑप्शन है। कौन से देश दूरी राष्ट्र में शामिल थे? अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन से देश थे जो दूरी राष्ट्र में शामिल थे। ये जर्मनी था, का ऑप्शन जर्मनी, जापान, फ्रांस, या फिर खा ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, या फिर गा इटली, जर्मनी, जापान, या फिर गा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे गा आपका जो ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि इटली, जर्मनी, जापान क्या थे? ये शामिल थे। तो यहाँ पर आपसे एक और पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्रों में कौन से राष्ट्र शामिल थे? जो मित्र राष्ट्र थे ना, उसमें कौन कौन से राष्ट्र थे? तो यहाँ पे था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो ये सारे देश क्या थे? चार थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। ये किसमें शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में। ठीक है गाइस, अब ये आपका यहाँ पे हुआ खत्म, मतलब कि क्वेश्चंस इस वीडियो में समाप्त हुए। अगली वीडियो में मिलते हैं, यानी कि हम 4th पार्ट जो लेके आएंगे एमसीक्यूज का, सिटी का जो दौर चैप्टर है उसमें मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।